हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है उसमें 60 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सिर्फ सीडीपी से आपका कंप्लीट होना है। ठीक है, तो इसी को लेकर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर अगर आप सीडीपी पूरी नहीं करवा सकते हैं तो जो एनआईओएस के जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, तो एनआईओएस की जो डीएलएड की जो बुक्स हैं उसमें जो बुक्स देखिए, उसमें किताबें तो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपकी सीडीपी के लिए वो सारी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। मैंने ये कहा भी था क्योंकि आप सभी लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि सर अगर सब नहीं करवा सकते हैं तो एनआईओएस डीएलएड कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक, तो उसी के यहाँ पर देखिए पहली बुक है 501 पाठ्यक्रम। ठीक है, एक कोड के हिसाब से होती है 501 से लेकर 510 तक। ठीक, तो सारी किताबें नहीं करवानी है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को कंप्लीट करवाया जाएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि एक यूनिट एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, लेकिन एक यूनिट काफ़ी लंबी हो रही है तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट को 2 पार्ट में कर दिया है, 2 पार्ट में। ठीक है, और आज ये पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट और मुझे दे दीजिए, कुछ चीज़ें आपसे कहनी है। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें ये कहनी है कि यहाँ पे देखिए, जैसे एनआईओएस डीएलएड का ये समझ लीजिए सीडीपी का जो आपका पोर्शन है वो 60 नंबर में है। ठीक है, और एनआईओएस डीएलएड से आपका हो सकता है 35 से 40 तक का फंस जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी फंस सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग अलग से भी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी आदत झूठ बोलने की नहीं है, तो 30-35 नंबर तक का यहाँ फंसने की पूरी उम्मीद है एनआईओएस से, क्योंकि चैप्टर्स लगभग वही है, सिलेबस वही है लगभग। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा कोर्स खरीद लीजिए, मेरा कोर्स खरीद लीजिए। कोर्स खरीदने वाले कुछ नहीं तो 1 लाख कैंडिडेट होंगे और अब भर्ती सिर्फ 6400 के करीब है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। जो सेल्फ स्टडी अच्छे से करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ये आप लोग मान के चलिए। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कोचिंग लो और मेरे पास 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उनका कोर्स ले लीजिए, वो गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई अच्छा है, कोई आपको समझ में आता है कि हाँ ये सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके उसके अलावा आपके दिमाग में ये भी चीज़ रखनी चाहिए कि पता चला उन्हीं की कोर्स लेने वाले 50,000 लोग हैं। ठीक है, और वैकेंसी है सिर्फ 6,000, और उनके द्वारा कहा क्या जा रहा है कि सब 100% सिलेक्शन होगा। तो 100% सिलेक्शन सिर्फ 6400 का ही तो हो सकता है, 50,000 लोगों का थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए जो सेल्फ स्टडी अच्छे से करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं से भी पढ़ें, मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, आप लोग सेल्फ स्टडी पर फोकस जरूर करिएगा। इसीलिए मैंने कोशिश यहाँ पर ये मैं चाहता तो 1 घंटे, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई भी थी पहले भी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि उसको अपलोड मैंने यूट्यूब पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा 40 मिनट की बनी थी। अगर 100 मिनट आप सिर्फ सीडीपी को एक दिन में देंगे तो आपका कैसे कंप्लीट हो पाएगी? इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, और ये कोशिश मैं करूँगा कि सीडीपी का जो भी पोर्शन मैं एक वीडियो बनाऊँ तो 30-35 मिनट से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक 1 है। ठीक है, 501 में भारत में प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये पहली इकाई इसमें कौन सी है? भारतीय शिक्षा प्रणाली 1। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली 1 का ये पूरी यूनिट है, पहली यूनिट। ठीक है, इकाई 1। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं संक्षिप्त सर्वेक्षण है। इसमें यह गुरु से संबंधित सारी चीज़ें दी गई। फिर है आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति एवं पूर्व स्वतंत्रता काल। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग ये पार्ट पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब भर का इसमें पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा है, गुरु की भूमिका से संबंधित। ठीक है, एक अध्यापक की विशेषताएं, उसकी भूमिका तथा दायित्व, मतलब प्राचीन काल और वर्तमान में भी जो गुरु की भूमिका है वो भी इसमें बताई गई है। और जो अगली वीडियो हमारी कल होगी, उम्मीद है कल ही हो जाएगी आपकी अगली वीडियो, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये अभी 501, आप लोगों ने यहाँ पे कोड देखा होगा, 501 है। ठीक है, 501 है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए पोर्शन होगा वो 502 में होगा। मतलब ये किताब खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो 502 वाला कोड होगा वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पे थोड़े शॉर्ट नोट्स हल्के से बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स करके थोड़े से बनाए हैं। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं है, 100 पीडीएफ आप इकट्ठा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। ये तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बना ही दिए हैं। ये अभी आप हमारे साथ डिस्कस कर ही लेंगे। आप लोग अभी पॉज करिए वीडियो को, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए। ठीक है, और इसमें से भी जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगे या फिर जो चीज़ आपको नहीं आती है या पहली बार आपने देखी है उसको नोट करते चलिए। क्योंकि अगर ये चीज़ आज आप यहाँ से पढ़ लेते हैं मेरे पास से,
और फिर से पीडीएफ में दे दूं, आप फिर से इसी को पढ़ें, तो क्या फ़ायदा एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने से। नोट्स का मतलब होता है जो चीज़ आपको मिल गई उससे कम में अगली बार के लिए तैयार रहिए, कि कम समय में आप ज़्यादा तैयार कर लें, ठीक है। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ये हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ। अब देखिए इसमें पहले पार्ट इकाई 1 में भारतीय शिक्षा प्रणाली है। इसमें सबसे पहले होगा प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है, बाकी सारे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय प्राचीन शिक्षा एवं संक्षिप्त सर्वेक्षण। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, प्राचीन काल में शिक्षा, ठीक है। इसमें क्या होता है प्राचीन काल में शिक्षा, यह क्या थी, स्व उत्थान की एक प्रक्रिया जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, ठीक है। शिक्षा का शुभारंभ किससे होता था, उपनयन संस्कार से। शिक्षा का शुभारंभ जो है प्राचीन काल में उपनयन संस्कार से होता था। लड़के और लड़की दोनों को जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ठीक है। और विदुषी महिलाएं, कुछ फेमस विदुषी महिलाएं हैं, उसमें कौन कौन थी, गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी आदि, ये सब क्या थी, विदुषी महिलाएं। इससे यह प्रूव होता है कि जो प्राचीन काल है उसमें शिक्षा लड़के और लड़की दोनों को इसका अधिकार था, ठीक है। शिक्षा 2 प्रकार से दी जाती थी, निम्न शिक्षा, उच्च शिक्षा। निम्न शिक्षा में क्या क्या था, दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप तथा सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं होती थी। उद्देश्य इनका क्या होता था, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पारिवारिक व्यवसाय, ये निम्न शिक्षा का उद्देश्य होता था, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा में था व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राजतंत्र, युद्धकला, विज्ञान तथा ललित कला आदि, ये सब चीजें उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती थी। और इसका उद्देश्य था आत्मानुभूति, ठीक है। जीवन की 4 अवस्थाएं थी, या 4 अवस्थाएं कह लीजिए, या 4 आश्रम, ठीक है। जीवन के 4 अवस्थाएं या 4 आश्रम कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन यार इनमें से कौन सा आश्रम नहीं है या कौन सा है, ठीक। उद्देश्य क्या है, इन अवस्थाओं में मनुष्य एक पुत्र, एक पति, एक पिता के रूप में कर्तव्यों का निर्वाह करे तथा जाति की संस्कृति का संरक्षण तथा प्रकाश स्तंभ बने। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास का विकास तथा आत्म संयम के लिए अधिगम महत्वपूर्ण पक्ष था। मतलब कि अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, सीखना। आत्मविश्वास के विकास और आत्म संयम के लिए जो लर्निंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था, ठीक है। अगला है तर्कशास्त्र, दर्शन, कानून विधि, साहित्य इत्यादि, ठीक है, साहित्य इत्यादि विषयों के अध्ययन से विद्यार्थियों में विवेक, निर्णयन तथा अन्य व्यक्तिगत संबंधी पक्ष भली प्रकार विकसित होते थे, ठीक है। आगे हैं वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्या, स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण था। अब देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही। प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या थी, इसके बारे में इसमें बात की जाएगी। सबसे पहले तो बात है गुरुकुल जो प्रणाली थी वो क्या थी, बोर्डिंग विद्यालय की जैसा था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो विद्यार्थी जो होते थे वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, किसी भी घराने से संबंधित हो, वो एक जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और जो गुरुकुल की जो शिक्षा थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल निःशुल्क थी। लिखा है भिक्षा पर निर्भर, इसका मतलब है कि उनसे जो भी शिक्षार्थी आते थे, जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, चाहे वो गरीब परिवार से हो चाहे अमीर परिवार से, उन सबको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। और जो भिक्षा मांगी जाती थी उसको माधुकरी के नाम से जाना जाता था, माधुकरी मांगी जाती थी, ठीक है। माधुकरी कह लें या भिक्षा कह लें, ठीक है, ये मांगी जाती थी। इससे आप कहते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, इसी से एक तरीके से गुरुकुल चलता था। इससे क्या होता था, जब कोई भी विद्यार्थी भिक्षा अगर जैसे मांगेगा, ठीक है, तो उसमें विनम्रता और क्या था, समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुण विकसित होते थे। क्योंकि उसको देखिए, एक तो विनम्रता तो अपने आप आ जाएगी जब भिक्षा जैसी चीज़ भी अगर करवाई जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कृतज्ञता, इसलिए हो जाती थी, ग्रेटिट्यूड इसलिए हो जाता था कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, ठीक है, तो ये गुण का विकास होता था, ठीक है। और जो गुरुदक्षिणा पर आप अब आखिरी में क्या होता था, जब अध्यापन पूरा समाप्त हो जाता था किसी शिक्षार्थी का, तो लास्ट में वो गुरुदक्षिणा देता था। गुरुदक्षिणा क्या होती थी, जो भी श्रद्धा के स्वरूप वो दे दे, ठीक है। जो शिक्षार्थी गुरु को जो भी दे देता था वो शायद स्वीकार कर लेते थे। आज के जैसा नहीं था कि, ठीक है, इतना महंगा सब सिस्टम, ठीक। गुरु कौन था, गुरु ऐसा व्यक्ति जो विद्वान, उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा आध्यात्मिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो, मतलब काबिल होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को कोई भी उठ के पढ़ाने लगा, ठीक है। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझा जाता था, ठीक है। फिर है मॉनिटर प्रणाली। जो मॉनिटर प्रणाली है उसको प्राचीन भारतीय
जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी की देन माना जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि उस समय भी अगर जैसे गुरुकुल में बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ आ गए तो क्या होता था कि जो उस गुरुकुल का सबसे वरिष्ठ विद्यार्थी होता था, ठीक है, वरिष्ठ विद्यार्थी होता था, तो वो क्या करता था कि जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको वो पढ़ाता था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, फिर देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे छूट गई हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब चातुर्स्य वर्ण काल जो आया, ठीक, व्यवस्था जब शुरू हुई, चातुर्स्य वर्ण मतलब मनु काल जो आया था, उसमें 4 वर्ण की व्यवस्था कर दी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो जब वो व्यवस्था आई थी तो क्या होता था कि कोई भी ब्राह्मण पुत्र जो है वो गुरु बनने लगे थे, ठीक है, उनको गुरु बनाया जाने लगा था। और फिर क्या होता था कि जो पिता हैं, जैसे पिता गुरु है, तो वो अपने पुत्र को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करने लगे। उससे क्या होता था कि धीमे धीमे क्या हो गया, ये ब्राह्मण वर्ग का पारिवारिक व्यवसाय बन गया, ठीक है। गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व क्या थे? प्राचीन काल में गुरु विद्यार्थियों के लिए माता पिता, अध्यापक, विद्वान, धर्म प्रचारक, मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक, ठीक है, पथ प्रदर्शक होता था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना। मॉनियर विलियम के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित कर अंधकार को दूर कर भगा देना, ठीक है। प्राचीन काल में अध्यापन विधि क्या थी? अध्यापन विधि कैसी थी? अध्यापन विधि जो थी वो थी मौखिक, मतलब मौखिक संवाद, मतलब लिखित में कुछ भी नहीं था उस समय, सब कुछ मौखिक था। व्याख्यान, प्रवचन, वाद विवाद होते थे, विवेचना होती थी, सस्वर पठन तथा पुनरावृत्ति ये सब होता था, ठीक है। मतलब लिखित कुछ नहीं था, मौखिक था। मूल्यांकन विधियां कौन कौन सी यूज की जाती थी? सतत, व्यापक मूल्यांकन, ये विधियां यूज की जाती थी। परीक्षा विधि कैसी थी? औपचारिक थी, ठीक है। नो डिग्री नोट सर्टिफिकेट, नो डिग्री एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। और फिर गुरु दीक्षांत समारोह के समय विद्यार्थियों की स्नातक उपाधि की घोषणा कर देते थे, ठीक है, स्नातक उपाधि की घोषणा कर देते थे। और उसके बाद क्या होता था, फिर जो गुरु होते थे वो जो अर्हता प्राप्त विद्यार्थी होता था, मतलब जो सबसे काबिल विद्यार्थी होता था, उसको एक विद्वत मंडली के सम्मुख प्रस्तुत कर देते थे कि जो मंडली है वो उनसे प्रश्न पूछ सकती है। मतलब जो विद्यार्थी थे वो वाद विवाद के लिए उनसे कहा जाता था, ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो जो विद्यार्थी पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है उससे वाद विवाद किया जाता था, और जिससे वो अपनी योग्यता को सिद्ध कर दे, ठीक है। और जब वो अपनी योग्यता को सिद्ध कर देता था तब वो अपने पांडित्य के लिए जाना जाता। पांडित्य का मतलब होता अपनी काबिलियत, मतलब अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, उसको विद्वान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था, ठीक है। अब देखिए अगला है यहाँ पर, बौद्ध काल में मठों और मंदिरों में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में शैक्षिक संस्थाओं को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, ठीक है। उस समय गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता था, जैसे आजकल भी जैसे अब एंट्रेंस एग्जाम होता था उसी तरीके से होता था, लेकिन बस उनका तरीका अलग होता था, ठीक। उच्च शिक्षा केंद्र उस समय कौन से थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस, ये सब उच्च शिक्षा केंद्र थे। गुरुकुल में जो शिक्षा थी वो व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी, ना कि संस्था के रूप में, ठीक है। इसमें तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पर मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षा देने के लिए मस्जिदों में मकतब और मदरसे बनाए गए थे। मकतब जो थे वो निम्न स्तर की शिक्षा देते थे, और उच्च स्तर की उच्च प्रारंभिक शिक्षा का जो केंद्र था वो मदरसे थे, ठीक है। फिर है वर्तमान सामरिक व्यावसायिक अध्यापक शिक्षा, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें व्यावसायिक अध्यापक बनने के निम्न गुण हैं, जैसे प्रभावनीय तथा सकारात्मक, मतलब जो भी टीचर हो, ठीक है, व्यावसायिक अध्यापक बनना चाहे उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। अभिव्यक्तिशील, दूसरा है अभिव्यक्तिशील, मतलब दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान वो अच्छे से कर सके, ठीक है, मतलब संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो उसका, ठीक है, अध्यापक का। फिर है एक अच्छा श्रोता, मतलब विद्यार्थियों की जो बातें हैं उसको समानुभूतिपूर्वक सुनने वाला हो, ठीक है, ये नहीं सिर्फ अपनी सुनाता रहे। विश्वसनीय होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, प्रीतिकर व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित और संगठित होना चाहिए, मतलब योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को करने वाला होना चाहिए। अभिप्रेरणात्मक हो, मतलब प्रेरणा देने वाला हो, ठीक, रचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए उसकी, ठीक है, और संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्व होना चाहिए, नम्य होना चाहिए, ठीक, मूल्यवान होना चाहिए, मूल्य आधारित होना चाहिए, सुविज्ञ होना चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए कई विषयों के बारे में, ठीक है, और सृजनात्मक होना चाहिए, ठीक। ये सारी क्या है, ये गुण होने चाहिए एक अध्यापक में। फिर देखिए एक अध्यापक की विशेषताएं, ठीक, अब अध्यापक की विशेषताओं के बारे में कहा गया है, ठीक। तो अध्यापक की विशेषताएं, उनकी भूमिका तथा दायित्व यहाँ पे है। तो इसका मेन है कि परिवर्तनशील समाज, ठीक, जो आज का जैसे अध्यापक हो उसमें परिवर्तनशील समाज को देखते हुए क्या होना चाहिए,
मतलब अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि पुराने समय में जो शिक्षक थे वो उनकी प्रणाली अलग थी, अब इस समय जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लगातार बदलाव हो रहे हैं, इसीलिए परिवर्तनशील समाज के आधार पे उसमें होना चाहिए। अब देखिए इसमें आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लें या इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी कह लें, ठीक है। अब देखिए आईसीटी, आईसीटी क्या होता है? आईसीटी का उपयोग पाठ्यचर्या विकास में, ठीक है, अध्यापन शैलियों में, अधिगम प्रक्रिया में, मूल्यांकन तथा मूल्य निर्धारण में, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन डिमांड परीक्षाओं तथा नई अधिगम प्रक्रियाओं जैसे स्व अध्ययन, मुक्त शिक्षा संसाधन, ऑनलाइन अधिगम मतलब ऑनलाइन जो सीखते हैं लोग आजकल के ज़माने में, तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, आदि में बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ, ठीक। अब देखिए अध्येता ग्रहणकर्ता की जो स्वायत्तता है उसका क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। जो अध्येता मतलब जो शिक्षार्थी हो, जो सीखने गया हो, उसकी जो स्वायत्तता है उसका यहाँ पर सम्मान होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब कहा गया है एक तरीके से। इसका अर्थ आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे कि शैक्षणिक प्रक्रिया इस प्रकार अभी लगातार परिवर्तित हो रही है, जिसमें अध्येताओं की जो स्वायत्तता का है उसमें सम्मान होना चाहिए। जो मतलब शिक्षार्थी हो उसी को सर्वोच्च माना जाता है। वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, शिक्षार्थी को ही सेंटर मतलब केंद्र माना जाता है, उसी को केंद्र में रख के सारी तैयारी करवाई जाती है, ठीक। फिर है OER, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका। लॉरी लॉर्ड्स कर्वसेशन ने मॉडल में अध्यापक के लिए 4 प्रकार की भूमिकाओं का जिक्र है। उदाहरण में अध्यापक की तर्कमूलक विधि, ठीक है। फिर है अनुकूली विधि, अन्योन्य क्रियात्मक विधि तथा विमर्शक विधि। ये विधि होनी चाहिए। आप देखिए बस यहीं तक आज की वीडियो होगी, और अगले में हम लोग पढ़ेंगे आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, पूर्व स्वतंत्रता काल। अभी ये पूरा मतलब इसके नोट्स नहीं बन पाए हैं, ठीक है, थोड़ा ही लिखा है इसमें। मैकाले, वुड्स, सार्जेंट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपकी करवा दी जाएंगी, ठीक। पहली वीडियो थे, आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अलग से भी आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और जो भी है अब हम मैथमेटिक्स की भी आपकी क्लासेस टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने सोचा था एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम उठाएंगे तो नंबर सिस्टम एनसीईआरटी को भी देख लेंगे और अलग से भी, ठीक, जिससे आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। तो आज ये पहली वीडियो थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।